स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि ईवी सब्जेक्ट की, जो कि है इग्नू फर्स्ट ईयर का। इसका सब्जेक्ट कोड है VE 181। इसमें यूनिट 14 है, लास्ट यूनिट है एनवायरमेंटल एथिक्स, उसको कवर करेंगे इंग्लिश मीडियम में। और अगर वीडियोस को हिंदी में देखना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको इग्नू से रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई बुक चाहिए, NIUS से रिलेटेड कोई बुक चाहिए, ठीक है, इग्नू के जो सैम्पल पेपर्स होते हैं उनको ख़रीदना हो तो आप नीरज पब्लिकेशन की बुक्स को खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप हमारा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं एकलव्य, जिससे कि आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी साइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 500 से ज़्यादा की बुक्स को परचेज़ करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इनकी आप साइट को विज़िट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं जो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका हम एथिकल यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें समझना होगा एथिक्स क्या होता है। तो आप जब भी कोई काम करते हो, काम करने के बाद आपको अगर पछतावा होता है, ठीक है, सबको होता है, आप सोचते हो कि क्या मैंने ये सही करा, क्या गलत करा, ठीक है, जो भी हमने किया है, तो वही एथिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे झूठ बोलना, चीटिंग करना, ठीक है, दूसरों की हत्या करना, दूसरों के साथ इंडिफरेंशिएट करना, दूसरों के साथ भेदभाव करना, ये जो कुछ पॉइंट्स होते हैं ये सारे सारे अनएथिकल होते हैं। लेकिन ह्यूमन लाइफ को प्रिजर्व करना, ठीक है, दूसरों की रक्षा करना, दूसरों के बारे में चिंताएं करना, ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, ठीक है, ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम एथिकल बोलते हैं। तो जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं ना किसी भी कल्चर की, जो डोमिनेंट बिलीफ होती हैं, ठीक है, मतलब किसी तादाद में लोग ज़्यादा किसी एक चीज़ को मानते हैं, तो जो ये जो बिलीफ्स होती हैं ना ये उसको रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो कल्चर कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल एथिक्स एक स्टडी है ह्यूमन रिलेशनशिप की विद एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, जिसमें हम मोरल रिलेशनशिप को पढ़ते हैं कि जो ह्यूमंस एनवायरनमेंट के साथ कर रहे हैं वो क्या एथिकल है या अनएथिकल, यानी कि कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं और कुछ बुरे काम भी कर रहे हैं। तो इन सबको हम एनवायरमेंटल एथिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स के बारे में, ठीक है, तो एनवायरमेंटल एथिक्स में हम जो इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जितने इश्यूज़ होते हैं उनको डील करते हैं। इसमें ये जो इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, ये जो राइट्स होते हैं ये हमारी लाइफ के लिए फंडामेंटल होते हैं, बहुत ही मूलभूत तत्व होते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनका जो दायरा है वो सिर्फ ह्यूमंस तक ना रह के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे क्रीचर्स हो गए, उन तक ये पहुँचते हैं, ठीक है। तो हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, नेचर के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं हम उसको वॉयलेट कर रहे हैं। तो अभी जो ह्यूमंस हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हम एनवायरमेंटल एथिक्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हमें एनवायरमेंटल एथिक्स को फोकस करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे हम देखते हैं जो हमारा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, वो इसी वजह से आ रही हैं क्योंकि जो ह्यूमंस हैं एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो उसके रूल्स हैं, नेचर के रूल्स हैं, उसको वॉयलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी जो समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, इनसे निजात पाने के लिए एनवायरमेंटल एथिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स की नीड क्या है, ठीक है, तो हम जानते हैं हमने नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, ठीक है, इससे हमारे पर्यावरण पे कुछ इफेक्ट पड़े हैं, ठीक है, उनसे डील करने के लिए एनवायरमेंटल एथिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एनवायरमेंट के बारे में नई नॉलेज को गेन करने के लिए, ठीक है, अलग अलग प्रकार के ज्ञान को हासिल करने के लिए एनवायरमेंटल एथिक्स की आवश्यकता होती है। जो मॉरल कंसर्न्स होते हैं, ठीक है, जो चिंताएँ होती है, नैतिक चिंताएँ होती हैं, उनका जो दायरा होता है उनको बढ़ाने के लिए एनवायरमेंटल एथिक्स की ज़रूरत होती है कि ये जो मॉरल वैल्यूज़ होती है उनको ह्यूमंस तक सीमित ना रख के हम उनका दायरा है बढ़ाएं, उनको प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्रीचर्स तक उसको फैलाएं, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल एथिक्स के अंदर इसको डील किया जाता है। अगर हम बात करते हैं जो नेचर के लिए व्यूज़ हैं वो कौन से हैं, ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम 3 फिलोसफीज़ को पढ़ेंगे। द वेस्टर्न फिलोसफी, ठीक है, जिसमें हम यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट कवर करते हैं, ठीक है। और साइनेटिक जो व्यूज़ हैं इसमें, ठीक है, इसमें जो फिलोसफीज़ हैं वो चाइना, जापानीज़ और कोरियन जो थिंकर्स हैं उनको ऐड किया जाता है। इंडियन फिलोसफी में हम हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़म इनको कवर कर दें, ठीक है। तो दोनों के या तीनों के जो व्यूज़ हैं उनको हम जानेंगे। तो जो वेस्टर्न फिलोसफी है वो ये कहते हैं कि जो नेचर है वो उसको इसलिए बनाया गया जो ह्यूमंस की नीड को पूरा कर सके, तो ह्यूमंस को ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। लेकिन साइनेटिक व्यूज़ इससे डिफरेंट है। साइनेटिक व्यूज़ जो साइनेटिक थिंकर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो नेचर है वो बहुत ही प्यारी चीज़ है, ठीक है, उसमें हमें कुछ ऐसे परिवर्तन करने चाहिए जिसकी वजह से हम उसको और ज़्यादा प्यार कर सकें, ठीक है। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स या फिर जो ह्यूमंस हैं
वो यहाँ पे इसका एक पार्ट है, ठीक है। तो हमें सिर्फ एज अ पार्ट यहाँ पे रहना है, ठीक है, और एक ना एक दिन यहाँ से चले जाना है, ठीक है। तो हमें उसी तरह बिहेव करना चाहिए। इंडियन फिलोसफी में आपको पता है जो जो भी नेचर होता है, हमारा पर्यावरण है, उसको हम देवी की तरह पूछते हैं, ठीक है। जो आरण्य देवी है, वनों की देवी या फिर वनों की रानी उनको कहा जाता है। तो आप देखो जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, उसमें उन देवी को पूजा जाता था, ठीक है। उनको जंगल की देवी के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। तो जो जंगल होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, उनको हम देवी का रूप देते हैं। इनको हमने गॉडेस की जो पद होता है या फिर गॉडेस के रूप में हम इनको मानते हैं, ठीक है। तो ये इंडियन फिलोसफी कहती है। तो आप ये देख सकते हो कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, आप खुद ही ये डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, उसको फॉलो कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं जो नेचर के लिए एटीट्यूड होता है, ठीक है, मनोवृत्तियाँ होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, हमारा जो नज़रिया होता है वो किस तरह का होना चाहिए। तो कुछ लोग एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को फॉलो करते हैं। ये कहते हैं कि जो ह्यूमन है वो ही नेचर का सेंटर है, ठीक है, और जितनी भी नीड्स होती हैं ह्यूमंस की उनको पूरा करना नेचर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। स्टीवर्डशिप में को जो एटीट्यूड फॉलो करते हैं, वो ये कहते हैं कि ह्यूमंस या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ में हैं वो एक यहाँ पे मैनेजर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। इनका काम सिर्फ यहाँ पे देखभाल करना है, ठीक है, और इसका जो मालिक है वो कोई और है। इको फेमिनिज्म जितनी भी अप्रोचेज़ हैं उनको नकारता है। इसमें ये कहा जाता है कि जितनी भी अप्रोचेज़ हैं, जितनी भी थ्योरीज बनी हैं, ठीक है, नेचर के एटीट्यूड के लिए, वो सारी की सारी पितृसत्तात्मक या फिर एक जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उससे निकल के आई हैं। तो हमें इन चीज़ों को नकारना चाहिए और जो मदर नेचर है उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको फैलाना चाहिए। नेचर को हमें एक मदर के रूप में आगे उसको पेश करना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इको सेंटरिज्म की। इको सेंटरिज्म में ये कहा जाता है कि प्रकृति ही सर्वोपरि है यहाँ पे, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हमारे अर्थ पे मौजूद हैं, प्लानट पे मौजूद हैं, वो अर्थ से निकली हुई हैं। सॉरी, इको जो हमारा नेचर होता है, एनवायरनमेंट होता है, उससे उनकी उत्पत्ति हुई है और एक ना एक दिन उनको उसी में ख़त्म हो जाना है। फिर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इक्विटी की, ठीक है, जो हमारी पर्यावरणीय समानता होती है उसके बारे में, ठीक है। तो जो पर्यावरण समानता होती है, कुछ ऐसे अधिकार होते हैं, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट या फिर फेयरनेस होती है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं उनके लिए। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में रहते हैं उन सभी की जो हेल्थ होती है, उनकी जो लाइफ होती है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ होती है, उसकी जो लाइफ की क्वालिटी होती है, वो इससे इफेक्ट ना हो पाए, ये सब डील किया जाता है एनवायरमेंटल इक्विटी में। यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको इक्वली ट्रीट करना एनवायरमेंटल इक्विटी का मेन काम होता है, ठीक है। एनवायरमेंटल इक्विटी में कुछ मेन इश्यूज हमें देखने को मिलती हैं, जैसे प्रोसीजरल इनक्विटी। यहाँ पे जितने भी काम किए जाते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, उनमें जो आम जनता होती है उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जाता है, यही होती है प्रोसीजरल इनक्वालिटी। जैसे कि कोई जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसका या तो इसकी जो प्रक्रिया होती है इतनी लंबी कर देंगे, ठीक है, तो इसकी वजह से कोई जुड़ना ही नहीं चाहेगा, ठीक है, या फिर एक ऐसी एरिया में हियरिंग कर देंगे, ठीक है, एक ऐसे एरिया में वहाँ पे बातचीत करने के लिए बुला लेंगे जहाँ पे वो बंदा पहुँच ही नहीं पाएगा, या फिर उसकी जो लैंग्वेज होती है उसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। जियोग्राफिकल इनक्वालिटी में अगर हम बात करते हैं कि कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है इंडिया का, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ नॉर्थ इंडिया की, ठीक है, जो सेंट्रल इंडिया है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको भर भर के मिलेगी, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी यानी कि लोगों में धर्म जात पात इनमें भेदभाव किया जाता है, ठीक है, तो ये होती है सोशल इनइक्विटी। फिर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल जस्टिस की, ठीक है। तो जो एनवायरमेंटल जस्टिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो एनवायरमेंटल जस्टिस को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इसमें जो न्याय होता है वो इक्वल दिया जाता है, इक्वल प्रोटेक्शन किया जाता है जितने भी लॉज होते हैं उनके अंडर में, विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के, जिसमें जो नस्ल होती है, ठीक है, जो सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस होता है उसके बगैर, इसको बिना देखे लोगों का इक्वल प्रोटेक्शन और जो न्याय होता है, जो न्याय की प्रक्रिया होती है उसको चलाया जाता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है एनवायरमेंटल जस्टिस की जहाँ पे जितने भी राइट्स होते हैं वो काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एनवायरमेंटल जस्टिस की एक कंडीशन के लिए मैं बताऊं कि जैसे अभी मैं बात करता हूं, लोगों को किसी के खिलाफ शिकायत करनी है, ठीक है, लोगों के पास ये अधिकार है कि वो किसी के पास भी शिकायत कर सकते हैं, लोगों के पास ये राइट है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल जस्टिस या फिर जो जस्टिस की जो कंडीशंस होती हैं वो इसी में हमें पता चलती है कि जो अधिकार होते हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, फ्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो ये जो कंडीशन होती है उसी को हम एनवायरमेंटल जस्टिस के रूप में देख सकते हैं,
ठीक है। एनवायरमेंटल जस्टिस की ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल होता है, ठीक है, जितनी भी ग्रुप की आइडेंटिटीज़ होती हैं, उनकी जो नीड्स होती हैं, ठीक है, डिग्निटीज़ होती हैं, उनको प्रिजर्व किया जाता है। एनवायरमेंटल जस्टिस एनवायरमेंटल इक्विटी को प्रोवाइड करवाता है, यानी कि एनवायरमेंटल इक्विटी को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें एनवायरमेंटल जस्टिस पे फोकस करना चाहिए। जब लोगों के पास जस्टिस या फिर जो न्याय है वो समान रूप से जाएगा, तभी हम देख सकते हैं कि लोगों में समानता देखने को मिल जाती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जितने भी धर्म है, जितने भी रिलीजन है, वो एनवायरमेंट के बारे में हमें क्या सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, ठीक है। तो हिंदू धर्म ने हमेशा ही वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है उसको अपनाया है। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि जो हमारा पूरा संसार है वो एक परिवार के रूप में रहता है। हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि जितने भी 5 एलिमेंट्स हैं, जैसे एयर, वाटर, फायर, लैंड या फिर अर्थ, इन्हीं से मिलकर हमारा पर्यावरण बना हुआ होता है। इसमें ये भी कहा जाता है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो इन्हीं 5 कंपोनेंट से मिलकर बनी है और इन्हीं में ही एक न एक दिन इनको कंपोज या फिर डिकम्पोज हो जाना, ठीक है, इसी में मिल जाना है। हिंदू स्क्रिप्चर्स ये कहते हैं कि जो पब्लिक है या फिर जो पीपल हैं, ठीक है, उनको कभी भी ये डिमांड नहीं करनी चाहिए कि वो क्रीचर या फिर जो नेचर होता है उसको डोमिनेट करें, ठीक है। उनको शांति के साथ रहना चाहिए, नेचर के साथ हारमोनी, फिर मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसे रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जहाँ पे लोग पेड़ों की पूजा करते थे, ठीक है। तो जो इंडस के लोग थे वो अरण्य देवी की पूजा करते थे, जिनको हम जंगल की क्वीन भी कहते हैं। और आज के टाइम पे कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको हम काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानते हैं, जैसे पीपल, गंगा नदी, हिमवन, तुलसी, ठीक है, बरगद का पेड़, ये आज भी हम इनको पवित्र मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। और ये जो पूरी पूरी प्रक्रिया है वो बहुत ही लंबे टाइम से चलती आ रही है, ठीक है। जो हमारा धर्म है बहुत पुराना धर्म है और बहुत ही जब से ये इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है, तभी से हम इसकी पूजा करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थी हिंदू धर्म के बारे में। अगर हम बात करते हैं जैनिज़्म की, ठीक है, तो जैनिज़्म जो धर्म है वो ये कहता है कि जो पीपल होते हैं उनको ऐसे कामों को अवॉइड करना चाहिए जो दूसरों के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, दूसरों को परेशान करते हैं। अगर आपको जैन की लाइफ जीनी है तो उसका जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है वो होता है अहिंसा। ये लोग काफ़ी ज़्यादा अहिंसक होते हैं, ठीक है। और इनका ये कहना होता है कि जो शांति है, पीस है, उसको हम सिर्फ शांति के द्वारा ही अपना सकते हैं। यानी कि अगर हम पूरे विश्व में शांति चाहते हैं, संसार में शांति चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें शांति को अपने अंदर बसाना होगा, ठीक है। जैनिज़्म के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जो हमारी सेल्फ इंजरी के कुछ रीजंस होते हैं हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारा स्पीच होती है उस पर कंट्रोल करके, यानी कि हम जो हमारा बोलने का जो तरीका होता है उस पर कंट्रोल करके हम सेल्फ इंजरी से बच सकते हैं। जो हम सोचते हैं नेगेटिव थॉट्स को लाके उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी हम मूवमेंट्स करते हैं उसको अच्छे से रेगुलेट करके सेल्फ इंजरी से बच सकते हैं। ट्रुथ और हॉनेस्टी, ये किसी भी जो सिविलाइज कम्युनिटी होती है उसके लिए फाउंडेशन या फिर जो मेन ट्रेड्स होते हैं वो होते हैं। फिर हम बात करते हैं बुद्धिज़्म की, ठीक है। तो बुद्धिज़्म के जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होते हैं, ठीक है, टॉलरेट होते हैं, अहिंसक होते हैं जितने भी ह्यूमंस होते हैं उनके प्रति, जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस प्लेनेट पे रहते हैं उनके लिए। तो इन्होंने कुछ रूल्स को सेटअप करा है जिससे कि रिवर, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, वेल्स, इनको पॉल्यूट होने से बचाया जा सके, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस प्लेनेट को शेयर करते हैं उन सभी के पास सेम और इक्वल राइट्स हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते जो ह्यूमंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हैं तो उनको ज़्यादा राइट्स मिलने चाहिए। तो जैनिज़्म हमेशा बुद्धिज़्म जो है हमेशा इक्वलिटी की बात करता है और ये कहता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस प्लेनेट पर रहते हैं वो उन सभी को सेम और इक्वल राइट्स प्रोवाइड हैं, ठीक है। सबको एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। बुद्धिज़्म में जो रिवर्स होती हैं, फॉरेस्ट, ग्रास, माउंटेन्स, ये सारे के सारे हाईली रिस्पेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं। बुद्धिज़्म के जो थिंकर्स हैं वो हमेशा ही सन को, मून को और जितने भी अदर प्लैनेट्स होते हैं उनको रिस्पेक्ट देते हैं। फिर हम बात करते हैं सिखिज़्म की, ठीक है। तो जो बाबा गुरुदेव नानक जी हैं थे जो फाउंडर हैं सिखिज़्म के, वो कहते हैं कि जो नेचर है वो बहुत ही अद्भुत है, डिवाइन है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि जो लोग हैं, जो आमजन हैं, ठीक है, जो पब्लिक है, उनको हमेशा जो गॉड की क्रिएशन है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। जो भी चीज़ें उन्होंने बनाई है, इस संसार को उन्होंने बनाया है, संसार में जितने तत्व हैं उनको भगवान ने बनाया, गॉड ने बनाया, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये कहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं उनके पास ऐसी कोई स्पेशल पावर नहीं है जिससे कि ये नेचर को डोमिनेट कर सकें, इनको इन डिमांड से बचना चाहिए, ठीक है। और जितने भी गुरुज हैं उनकी हिस्ट्री को हम देखते हैं तो हमें ऐसी कोई स्टोरीज़ देखने को मिलती हैं जहाँ पर उनका लव, उनके लिए एक स्पेशल रिलेशनशिप दिखाई देता है नेचर के साथ में, ठीक है। और ये कहते हैं कि जो गॉड है वो हमेशा ही अपने आप में एक सोर्स है जो भी किसी चीज़ को
वर्थ दे सकता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को बना सकता है, किसी भी चीज़ को सस्टेन करवा सकता है और किसी चीज़ का भी नाश कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी चीज़ें हमारे अर्थ पे मौजूद हैं वो सारी की सारी भगवान से निकली हुई हैं, भगवान से ही चलती हैं और भगवान में ही एक ना एक दिन उनको ख़त्म हो जाना है। फिर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस की, ठीक है। तो जो एजुकेशन होती है एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जितने भी एज ग्रुप के लोग होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो इसमें हमें अर्बन और रूरल एरियाज़ के जितने भी लोग होते हैं उनको कवर करना चाहिए। एनवायरमेंटल एजुकेशन को हम कुछ तरीक़ों से अचीव कर सकते हैं, जैसे फॉर्मल एजुकेशन देके, ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन या फिर जो मास मीडिया होती है इसका यूज़ करके हम इसको अचीव कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स होते हैं उनसे कनेक्ट करने का बेसिकली एक ही तरीका होता है एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन के थ्रू हम किस तरह से एनवायरमेंटल अवेयरनेस को फैला सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, उसको मेजरली दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, स्कूल एजुकेशन, ठीक है, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी कि जो हम कॉलेज वगैरह की पढ़ाई करते हैं, स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं वो दोनों को अलग अलग एजुकेशन में हम डाल सकते हैं। तो जो एनवायरमेंटल एजुकेशन होती है, ठीक है, वो हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उनको यूज़ करके हम एनवायरमेंटल अवेयरनेस को या फिर एनवायरमेंटल एजुकेशन होती है उसको अचीव कर सकते हैं, जैसे अवेयरनेस, एक्सपोजर टू रियल लाइफ, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। तो ये कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनका यूज़ करके हम एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल अवेयरनेस को अचीव कर सकते हैं। तो जो अवेयरनेस होती है उसमें हम जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसमें फिजिकल, सोशल और एस्थेटिक एनवायरनमेंट होता है उसकी नॉलेज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लोगों को, अगर बच्चों को इन चीज़ों के बारे में पता होगा, ठीक है, तो एनवायरनमेंट के बारे में लोगों के बीच में जो अवेयरनेस है, बच्चों के बीच में अवेयरनेस है वो पहुंच सकेगी। रियल लाइफ सिचुएशन लोगों को एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा क्लोज लेके आती है। जैसे कि अगर मैं आपको पढ़ाऊँ आपके जो आसपास का जो वातावरण है उसके लिए, तो आप अपने वातावरण के पास में जाओगे, उसके नज़दीक में जाओगे, तो ये रियल लाइफ सिचुएशन होती है। ये सारी की सारी लोकेशन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। मैं आपको अगर स्कूल के बाहर की चीज़ें बताऊंगा तो एक लोकेशन को स्पेसिफाई किया जाता है यहाँ पे। तो ये जो कंडीशंस होती हैं लोकेशन स्पेसिफिक होती है। प्राइमरी एजुकेशन में हमें बेसिकली इस बात पे फोकस करना चाहिए कि जो अवेयरनेस होती है उसको हम रियल लाइफ सिचुएशन और कंजर्वेशन के थ्रू अचीव कर सकें, ठीक है। अब जो जनरल पॉपुलेशन होती है उसमें हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, तो जो एनवायरमेंटल एजुकेशन होती है जनरल पॉपुलेशन में, उसको हम बेसिकली सिर्फ एक चीज़ है उसके थ्रू अचीव कर सकते हैं, वो है अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो कुछ अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑलरेडी प्रोसेस में है, ठीक है, चल रहे हैं। तो जो एनवायरमेंटल एजुकेशन होती है उसमें हमें ग्रास रूट लेवल होता है, अलग अलग जो सेक्शन होते हैं कम्युनिटीज़ को, उसको टारगेट करना चाहिए, जैसे वुमन, ट्राइबल पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर लेबरर, ठीक है, और जो स्लम एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनको फोकस करना चाहिए। तो बेसिकली हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इनकी जो अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम की बुक्स होती हैं उनमें जो टॉपिक्स होते हैं उनको हम इनकी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके इनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। हम पोस्टर, स्लाइड्स या फिर जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, जो बेसिकली एडल्ट्स उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो गाँव में कुछ मेले लगते हैं, फेस्टिवल्स के टाइम पर सेलिब्रेशन होता है रूरल एरियाज़ में, ठीक है, तो हम वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स को चला सकते हैं, एग्जीबिशन कर सकते हैं, जिससे कि हम एनवायरमेंटल अवेयरनेस को फैला सकते हैं। ये थी हमारी यूनिट 14 और हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अगर आपने सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सारी वीडियोस का। अगर आपने टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो एकलव्य स्नातक 1 कर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।